कक्षकों की ऊर्जाएं, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। 1s, 1s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2s, 2s और 2p की बराबर। उससे ज़्यादा होती है 3s, 3p और 3d की। फिर उससे अधिक होती है 4s, 4p, 4d और 4f की। आप यहाँ इस पर विशेष ध्यान दें, यह केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप देखें तो ये एनर्जी कैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता चला जा रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा यदि और कोई एटम की हम बात करें तब ये बात लागू नहीं होगी। तब तो क्या होगा, 1s से ज़्यादा 2s की, 2s से अधिक 2p की, 2p से अधिक 3s, 3s से अधिक 3p, 3p से अधिक 3d। बात समझ में आ गई। जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं वैसे वैसे ये ऊर्जा इस प्रकार से इनकी बढ़ती चली जाती है, तो इनका क्रम थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में ऐसा जो दिखाई दे रहा है वैसा ही होता है। अब आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाइड्रोजन एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होने के कारण से इसमें ऊर्जा का क्रम इसी प्रकार से होता है। लेकिन जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम की बात करते हैं, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक से अधिक प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बाहर के उपकोश में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित या शील्ड करेगा। खूब बात समझ में आ गई, नहीं आई? अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो बाहर वाले को शील्ड करेगा। न्यूक्लियस की पकड़ जो अंदर वाले पर अधिक होगी, अट्रैक्शन फोर्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिक होगा, और बाहर वाले पर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा। अब आप ये सवाल करेंगे ऐसा क्यों? हाइड्रोजन के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो वैल्यू समान दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम अन्य परमाणुओं की बात करें जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है, आपका ये सवाल है, उसको समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि अन्य क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले कोश में उपस्थित है या उपकोश में उपस्थित है, तो उनमें क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, उनमें अन्योन्य क्रिया होगी, और साथ साथ वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक से अधिक बाहर उपस्थित हैं वो अंदर नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा भी बंधे रहेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर उपस्थित है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। जो नाभिक से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसे न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, वो क्या करेगा, उनको वो शील्ड कर देगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस कारण से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो अलग उपकोश में उपस्थित है उसकी ऊर्जा और अंदर वाले की ऊर्जा अलग अलग हो जाती है। उस केस में अगर हम देखें कि 2s की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा 2p की होगी, उससे ज़्यादा 3s की होगी, उससे ज़्यादा 3p की, उससे ज़्यादा 3d की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि p की तुलना में s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, p की तुलना में s की भेदन क्षमता अधिक है, और d की तुलना में p की अधिक है। क्योंकि s तो है स्फीरिकल, गोलाकार है, वो परिरक्षित अच्छी तरह कर लेगा, वो अंदर तक आ जाता है। p डम्बल शेप है, एक निश्चित कोऑर्डिनेट पर ही ओरिएंटेड रहता है, तो वो s की तुलना में थोड़ा बाहर रहता है, और d और भी बाहर रहता है क्योंकि वो डबल डम्बल शेप है। तो एनर्जी का क्रम बदल गया, 3s से ज़्यादा 3p की, 3 से ज़्यादा 3d की हो गई। तो यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पेनिट्रेशन पावर s की सबसे ज़्यादा, उससे कम p की, उससे कम d की। लेकिन एनर्जी की बात करें तो 3s से ज़्यादा या s से ज़्यादा p की और p से ज़्यादा d की होती है। लेकिन हाइड्रोजन केस में जो हमने क्रम लिखा है वो यही होता है। जिन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं बराबर होती हैं उन्हें डिजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक कहते हैं। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ समान उपकोषों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती चली जाती हैं। इस बात को भी आप ध्यान से समझें। जैसे मानो हम बात करें
2s ऑर्बिटल हम लेके चल रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन का जो 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लिथियम के 2s ऑर्बिटल से अधिक होती है। लिथियम की 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सोडियम से अधिक है और सोडियम की पोटेशियम से अधिक है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती चली जा रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे भले ही समान कोश की हम बात कर रहे हैं लेकिन उसकी एनर्जी कम होती चली जा रही है, वह न्यूक्लियस के अधिक पास आता चला जा रहा है। आपसे कोई अगर सवाल करे कि लिथियम का 2s और सोडियम का 2s, इनमें न्यूक्लियस के ज़्यादा पास कौन होगा, तो हम कहेंगे सोडियम का 2s। बात समझ में गई ना? क्योंकि सोडियम के 2s की एनर्जी कम है, ये ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आ गया है। समान ऑर्बिटल आप देख रहे हैं लेकिन एनर्जी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा और पोटेशियम की सबसे कम यहाँ दिखाई दे रही है। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, इसको सीखें। परमाणु में जो कक्षक भरे जाते हैं वो आपबहु नियम के अनुसार भरे जाते हैं। कक्षकों में क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं के अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम क्या हो, किस नियम के आधार पर भरे जाएं, तो वह है आपबाउ का नियम। आपबाउ के नियम के आधार पर भरे जाते हैं। और ये जो आपबाउ का नियम है ये पाउली के अपवर्जन के नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा, n+l का नियम और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल, इन सब बातों पर निर्भर करता है। आपबाउ का क्या अर्थ है? आपबाउ का अर्थ है निर्माण होना, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कक्षकों का भरा जाना। इसके अनुसार एटम में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तलस्थ अवस्था भी कह रहे हैं, इसमें कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। जिसकी सबसे कम एनर्जी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। जिसकी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। इसको समझें। देखो कि 4 क्वांटम नंबर हमने कौन कौन से देखे थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन के हो सकता है 3 क्वांटम नंबर समान हो लेकिन चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा। हो सकता है चारों अलग हो सकता है 2 अलग हो और दो समान हो। तो कुल मिला के कहने मतलब ये कि चारों कभी भी समान नहीं हो सकते। यदि एक ही उपकोश में वो उपस्थित हैं तब भी स्पिन क्वांटम नंबर बदल जाएगा। प्रिंसिपल सेम होगा, एजीमुथल सेम होगा, मैग्नेटिक सेम होगा, लेकिन वो उनका स्पिन क्वांटम नंबर बदल जाएगा। तो इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण विपरीत होनी चाहिए। ये जैसे मैंने पहले कहा कि यह हो सकता है, जैसे मानो हम बात करें, मान लीजिए लिथियम के 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं। अब उसमें n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है? हमने 1 कहा, l के लिए 0, m के लिए 0, तो ये 3 वैल्यू तो समान हो गई। लेकिन जो s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 1 +½ और 1 -½ हो जाएगी। तो इस प्रकार से चारों क्वांटम अंक कभी भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n कोश वालों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। हम क्या करेंगे? n की वैल्यू रख देंगे। जैसे मानो पहला उपकोश है या पहला कोश है, पहले कोश में हमने कहा n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2। तो पहले कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम दूसरे कोश की बात करें, दूसरा कोश का मतलब क्या? n = 2, जिसको हम कह रहे हैं l जिसको हम नाम दे रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर × 2 तो हो गया 8। तो दूसरे वाले में हम कहेंगे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और 8 भी किस में आते हैं? 2 तो आएंगे s में और 6 किस में आएंगे? p में। उनमें से 2 px में, 2 py में और 2 pz में। इस प्रकार से कुल 8 आ जाएंगे। यदि n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 18। इसका मतलब क्या हुआ? तीसरे वाले कोश में कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें 2 s में, 6 p और 10 किस में आएंगे? d में आते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2n² के बराबर होती है। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसके अनुसार एक ही उपकोश में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक उस उपकोश में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। इसको समझो। देखो इसमें क्या कह रहे हैं ये, जैसे मान लीजिए एक p उपकोश की हम बात करते हैं, उस p में 3 हमने कहा px, py और pz। अब इसमें मानो हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले में 2 आ जाए px में और py में 1 आ जाए। ऐसा नहीं होगा। पहले px में 1 आएगा,
पी वाई में एक आएगा और पी जेड में एक आएगा। और जब एक एक आ जाएंगे उसके बाद यदि और चौथा इलेक्ट्रॉन आना है तब जाके वो पी एक्स में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो युग्मन कब तक नहीं होगा? जब तक कि सब में बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। उदाहरण जैसे मानो नाइट्रोजन का लें। नाइट्रोजन का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना है? 7। 7 का मतलब 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 का मतलब नहीं है कि वो तीनों px में आ जाएंगे या px py में आ जाएंगे। एक px में, एक py में, एक pz में। इसका युग्मन नहीं होगा कब तक? जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो एक px में, एक py में और एक pz में